हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जस्टफुल क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है, आज हम लोग डिस्कस ना आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट। जी हाँ, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर देंगे। सो गाइस, प्लीज सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दो और एक बार कमेंट सेक्शन में सारे लोग फटाफट क्या करिए, गुड मॉर्निंग लिखिए। देन हम अपना आज चैप्टर नंबर 3 क्या है, पादप जगत, इसको स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पौधों के बारे में पढ़ने वाले हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आज एक चैप्टर में, एक वीडियो, चैप्टर नहीं, एक वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 3 का खात्मा कर देंगे। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? लगभग हमको लग रहा है हर एक बच्चा तैयार है। और आप लोगों को बता दें, हमारी रोजाना रेगुलर क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है ना? रेगुलर क्लासेस मिलेगी प्रॉपर। आपको अगर लेक्चर वाइज वीडियोस चाहिए तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हो। जस्टफुल क्लासेस ऐप करके हमारा प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, वहां से आपको सारी चीजें कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, पादप जगत को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, तो हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था कि जितनी भी दुनिया में जितनी भी जीव हैं, हमारे आर्च वाइटेकर ने उनको क्या किया था, 5 वर्गों में बांट दिया था। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्लियर किया ना, क्या बताया? हमने कहा दुनिया भर में अलग अलग तरीके के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते थे। तो जब हमारे जंतु नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन सभी को इनके गुणों के आधार पर, संरचना के आधार पर, जनन पोषण, इनके आधार पर इनको बांटना शुरू किया। वहीं पर एक आर.एच. वाइटेकर नामक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने 1969 में सभी जीव जगत यानी दुनिया में उपस्थित सभी जीव जंतु सजीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया। पहला मोनेरा, जिसमें सारे जीवाणुओं को डाल दिया। दूसरा प्रोटिस्टा, जिसमें उन्होंने एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा। तीसरा फंजाई, जिसमें उन्होंने कवकों को रखा। चौथा हमारा है पादप जगत, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के जितने भी अलग अलग तरीके के पौधे हैं उन सभी को रखा। इस पादप जगत में ही हमको सवाल के बारे में भी पढ़ना है। और एट द लास्ट हमारा था जंतु जगत, जिसमें उन्होंने जंतुओं को वर्गीकृत के मतलब जंतुओं को डाल दिया। तो हमें इस चैप्टर में ना पादप जगत को पढ़ना है। जैसे कहावत सुने हो, अभी नया साल आने वाला है तो नया साल पर एक शायरी आप चिपकाओगे, डब्बा में डब्बा, डब्बा में केक, मेरी निधि मैम लाखों में एक। ठीक है, तो यहाँ पे बात निधि मैम की नहीं होगी, यहाँ बात होगी किसी और चीज की। यहाँ है कि जब एक को पढ़ोगे ना, फिर उसको वर्गीकृत करके उसके अंदर 3 पढ़ोगे, फिर उन 3 को भी वर्गीकृत करोगे, फिर जो 3 मिलेंगे उनको भी वर्गीकृत करोगे, यानी ऐसे ये बांटते चले जाओगे। ठीक है ना? विज्ञान, जीव विज्ञान यही है, शाखा की भी शाखा और शाखा से पूछो उसके कितने शाखा। तो इस तरीके से कई शाखाओं को हमको क्या करना है, शाखा वाइज पढ़ना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पादप जगत। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पादप जगत के मूल लक्षण क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि पादप जगत के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो देखो, पादप जगत में पाए जाने वाले सभी पौधे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। सबसे मेन चीज याद रखना कि पौधों के अंदर जो हमारे पौधे हैं उनके अंदर जो कोशिका है वो कौन सी होगी, यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक बताए है ना? देखो, हमारे जितने भी प्लांट्स है वो एक कोशिका से तो मिलकर बने नहीं होते, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये क्या हो गए, बहुकोशिकीय। और उनका हर एक कोशिका कैसा होता है, यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक का मतलब ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक सुव्यवस्थित होगा, सुविकसित होगा, केंद्रक पर झिल्ली पाया जाएगा। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये यूकेरियोटिक कोशिका के लक्षण है। क्लियर? तो ये कैसे होंगे, यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। अगला, पादप जगत के अंतर्गत पाए जाने वाले पौधों में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। यानी पादप जगत में जो हमारा कोशिका है, पादप जगत में हमारे कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसके ऊपर आपको दोहरी झिल्ली मिलेगी। ठीक है, जिसके ऊपर दोहरी झिल्ली है,
जिसके केंद्रक के ऊपर दोहरी झिल्ली होगी हम उसको कहते हैं यूकैरियोटिक, और जिसके केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं होगी उसे कहते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक। आगे की तरफ इसके अंतर्गत आने वाले पादप स्वपोषी होते हैं। याद रखना इसमें सभी स्वपोषी पादप आते। स्वपोषी का मतलब ऐसे जीव या ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, उन्हें ही हम किसके अंतर्गत रखते हैं, उन्हें ही हम पादप के अंतर्गत रखते हैं। आगे सभी पौधे बहुकोशिकीय होते हैं। हर एक पौधा बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सिंगल सेल वाले दिखाई ही नहीं देंगे नग्न आंखों से। हम अपने पौधों को क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसका मतलब है कि पौधे कैसे होते हैं, पौधे हमारे बहुकोशिकीय होते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत आने वाले पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति याद रखना, पादप की कोशिका कैसी थी, यूकैरियोटिक थी ना, बहुकोशिकीय थी। तो याद रखना पादप में जितनी भी कोशिका होगी इनके ऊपर एक मोटी सी परत पाई जाती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, और ये कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसका, सेलुलोज का बना होता है। आगे पादप जगत के अंतर्गत आने वाले पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। याद रखना पादप जगत के अंदर जितने भी पौधे आते हैं वो जीवन पर्यंत, जीवन भर क्या करते हैं, अपने अंदर वृद्धि और विकास करते रहते हैं। आगे पादपों के अध्ययन को पादप विज्ञान भी कहते हैं। हमने कहा देखो जीव विज्ञान क्या था, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। फिर हमने बताया था आपको कि जीव विज्ञान को हम कितने भागों में, हमारा जो जीव विज्ञान है हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान को हम कितने भागों में, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कहलाता है क्या, पहला कहलाएगा हमारा जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा हमारा है पादप विज्ञान। क्या, पादप विज्ञान। इसी को वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं, तो कंफ्यूज न को होने का। ठीक है, जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है, वहीं पर पादप विज्ञान को हम लोग बॉटनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बॉटनी। अब देखो सबके फादर भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जंतु विज्ञान जूलॉजी के फादर का नाम क्या था, अरस्तु। ठीक है, जंतु विज्ञान के फादर का नाम अरस्तु है, वहीं पर पादप विज्ञान के फादर का नाम थ्रियोफेस्टस है। क्या नाम है, थ्रियोफेस्टस। तो इनका नाम आपको याद रखना है। क्लियर यहाँ तक, क्या सभी को यहाँ तक क्लियर। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक है, वहीं पर थ्रियोफेस्टस पादप विज्ञान के जनक है। ठीक है, अरस्तु ने अपना किताब लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलियम। अब देखो कैसे ये लोग फादर बने, फादर कैसे बने, कोई ऐसा ही थोड़ी नहीं कि हमको कह देगा। निधि मैम तो से होते ना, बहुत सारे आप यूट्यूब पर टीचर देखे होंगे जो कहते हैं हम केमिस्ट्री के, सो सॉरी ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, लग रहा नजर लग गया उनका। मतलब आप लोग यूट्यूब वगैरह पर देखे होंगे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कहते हैं हम केमिस्ट्री के किंग हैं, हम बायोलॉजी के क्वीन हैं। अरे भैया ऐसा ही थोड़े नहीं कोई किंग क्वीन बन जाता है ना। वैसे ही कोई वैज्ञानिक थोड़े नहीं कहेगा हम भैया जीव विज्ञान के फादर हैं, हम मदर हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही कोई फादर मदर नहीं बनता है। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बाकियों से आपको एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। अगर बाकी के बराबर ही कर रहे हो तो काहे का क्वीन, काहे का किंग, काहे का फादर, काहे का मदर, कुछ नहीं होता। तो भैया फिर सवाल आया, तो मैम अरस्तु और थ्रियोफेस्टस आखिर कैसे बन गए फादर, इन्होंने बाकियों से अलग क्या किया, इन्होंने बाकियों से ज्यादा क्या किया, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। तो आपको बता दे, हमारा जो अरस्तु जी हैं, हमारे जो अरस्तु जी हैं, अरस्तु ने अपनी किताब हिस्टोरिया एनिमेलियम, अरस्तु ने अपनी किताब हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। 500 जंतुओं का वर्णन किया। इसलिए
इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये अब जाकर हुआ आपका कंप्लीट। क्लियर? अरस्तु ने अपनी किताब हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। चलो ये तो पता चल गया कि आखिर अरस्तु कैसे बन गया जंतु विज्ञान का जनक। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ने वाले? पादपों के बारे में। और पादप जगत के बारे में किस में पढ़ते? पादप विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान में। और हमको पता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस जी हैं। तो सवाल मन में आया कि आखिर ये थियोफेस्टस जी कैसे बन गए? तो देखो लिखेंगे थियोफेस्टस ने अपनी किताब हिस्टोरिया प्लांटेरम में, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 पौधों के बारे में, वर्णन किया। इसलिए इन्हें पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, थियोफेस्टस ने अपनी किताब हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 पौधों के बारे में वर्णन किया, इसलिए इन्हें पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहां पर हमने बता दिया कौन किसका जनक है। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरे। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरे। इसीलिए इनको क्या किया था? इन्होंने पूरे जीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, तो ये उनके बारे में भी लिख लेना। कैरोलस लीनियस ने दुनिया में उपस्थित सभी सजीवों को, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने दुनिया में उपस्थित सभी सजीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया। जिसका वर्णन उन्होंने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरे में किया। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने दुनिया में उपस्थित सभी सजीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरे में किया। उनकी किताब का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरे। क्लियर? 2 भाग कौन कौन से थे? पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, तो सिस्टेमा नेचुरे में उन्होंने क्या किया था? सभी को 2 भागों में बांट दिया था। पहला पादप जगत, ब्रैकेट में प्लांट किंगडम, फिर आगे है जंतु जगत, ब्रैकेट में एनिमल किंगडम। ठीक है, सबकी किताब का नाम याद रखना।
अब इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे, पादप जगत का वर्गीकरण, यानी अब पादपों को कैसे बांटा गया। देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे सबसे मेन चीज याद रखना, पादप विज्ञान जंतु विज्ञान ये बटा। फिर पादप विज्ञान में जंतु और पादप को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया कैर्लोस लिनियस ने। अब आगे देखेंगे पादप जगत का वर्गीकरण कैसे हुआ। देखो आइकलर ने 1883 में पादप जगत को बीजों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दो उपजगतों में विभाजित किया। ए अपुष्पोद्भिद, बी पुष्पोद्भिद। याद रखना है, उपजगत के अंतर्गत पाए जाने वाले पौधों में पुष्पों एवं बीजों का निर्माण नहीं होता, इनमें लैंगिक अंग स्पष्ट रूप से नहीं होते। इस उपजगत को तीन प्रभागों में वर्गीकृत किया गया। अब देखो तुम लोगों को यहाँ तक भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आधे से ज्यादा लोगों को यहाँ पे कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, पहले समझ लो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या ही फायदा है पढ़ने का, है ना। तो देखो हमने कहा कि आइकलर, एक वैज्ञानिक का नाम बस याद रखना आइकलर, इन्होंने 1883 में, ठीक है, आइकलर नामक वैज्ञानिक ने, है ना, 1883 में, सही है, लिखेंगे आइकलर नामक वैज्ञानिक ने, आइकलर नामक वैज्ञानिक ने सभी पादपों को बीज की उपस्थिति, बीज एवं फूल की उपस्थिति एवं बीज एवं फूल की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया, दो वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन सा? पहले का नाम है अपुष्पोद्भिद और दूसरे का नाम है पुष्पोद्भिद। अब देखो अपुष्पोद्भिद का मतलब क्या है, ऐसे पादप जिसमें पुष्प और बीज नहीं बनते, ऐसे पादप जिसमें पुष्प एवं बीज नहीं होते हैं। अगला पुष्पोद्भिद, ऐसे पादप जिसमें पुष्प एवं बीज उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपका कंप्लीट क्लियर। हमारे जो आइकलर थे उन्होंने क्या किया, सभी पादप को दो भागों में विभाजित किया। ऐसे पादप जिसमें बीज बनता होगा, जिसमें फूल होगा, उनको पुष्पोद्भिद के अंदर रखा, ठीक है। और ऐसे पादप जिसमें बीज नहीं बनता, जिसमें फूल उपस्थित नहीं होते, उनको अपुष्पोद्भिद में रखा। एक चार्ट बनाकर हम लोग क्या करेंगे, फटाफट समझेंगे। हमने कहा कि जितने भी पादप हैं उनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला अपुष्पोद्भिद और दूसरा पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को वापस से तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। एक, दो और तीन। पहला थैलोफाइटा, ठीक है, दूसरा ब्रायोफाइटा, चलो इनका नाम लिख देते हैं, तीन हमारे हैं। पहले का नाम याद रखना है थैलोफाइटा, दूसरे का नाम याद रखना है ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा।
पुष्पोद्भिद को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला अनावृत बीजी पौधा और दूसरा आवृत बीजी पौधा। ठीक है, आवृत बीजी। क्लियर? अब देखो थैलोफाइटा वापस से 3 भागों में वर्गीकृत होता है। ठीक है, थैलोफाइटा को कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन सा? पहला शैवाल, कवक और लाइकेन। ठीक है, ये तीनों इसी के अंदर थैलोफाइटा के अंतर्गत आएंगे। और जो हमारा आवृत बीजी है ये भी 2 भागों में वर्गीकृत होगा। द्विबीजपत्री, पहले एक बीजपत्री, पहले लिखते हैं एक बीजपत्री, एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। इस तरीके से ये कंप्लीट। बताइए यहां तक क्लियर है? हमने क्या बोला कि हमारे जो पादप जगत है, पादप जगत कौन बनाया? आइकलर ने 1883 में पादप जगत को 2 वर्गों में विभाजित किया, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। उन्होंने कहा जिसमें बीज और फूल नहीं होंगे वो अपुष्पोद्भिद में आएंगे, जिसमें बीज उपस्थित होगा, जिसमें पुष्प होगा, वो पुष्पोद्भिद में आएगा। यहां तक क्लियर है? फिर अपुष्पोद्भिद को उन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। कौन कौन सा? थैलो, ब्रायो और टेरिडो। नाम देखो इसी क्रम में याद होना चाहिए। ठीक है, थैलो एकदम निम्न कोटि का, उससे थोड़ा सा ऊपर ब्रायो, ब्रायो से थोड़ा सा ऊपर टेरिडो, टेरिडो से थोड़ा सा ऊपर अनावृत और सबसे उच्च कोटि का पौधा क्या कहलाएगा? आवृत बीजी। इस तरीके से आपको याद करना है। अब देखो थैलोफाइटा को वापस से 3 वर्गों में विभाजित किया गया, शैवाल, कवक और लाइकेन। और क्या है? लाइकेन। ये 3 वर्गों में ये विभाजित हुआ। और आगे चलकर आवृत बीजी को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब बताइए क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? फिर हम आगे की तरफ एक एक करके, ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे हमको ये पूरा सिर्फ इतना पढ़ना है। अगर इतना पढ़ लिए ये चैप्टर खत्म। पहले हम लोग अपुष्पोद्भिद पढ़ेंगे, फिर थैलोफाइटा, फिर शैवाल, कवक, लाइकेन। देखो क्रम क्या रहेगा, हमारे पढ़ने का क्रम क्या रहेगा ये जान लो। ठीक है, हम कैसे कैसे खत्म करने वाले। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपुष्पोद्भिद के बारे में, दूसरे नंबर पर थैलोफाइटा के बारे में, तीसरे नंबर पर शैवाल, चौथे पे कवक, 5वें पर लाइकेन, 6ठे पे ब्रायोफाइटा, 7वें पर टेरिडोफाइटा, 8वें पर अनावृत बीजी, 9वें पर आवृत बीजी, 10वें पर एक बीजपत्री और 11वें पर द्विबीजपत्री। यानी इस चैप्टर में टोटल हमको कितने 11 टॉपिक पढ़ना है और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, स्वाहा। ठीक है, 11 टॉपिक और इस चैप्टर का क्या होगा? समाप्ति का घोषणा। तो चलिए एक एक करके कदम बढ़ाते हैं और 11 टॉपिक को ठोक ठोक कर आगे की तरफ निकल लिया जाए। तो सभी लोग तैयार हो? तो एक बार वीडियो को वापस से, जो लोग अभी तक कंजूसी कर रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहले लाइक करो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक करिए, देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या? अपुष्पोद्भिद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमी। तो आइए शुरू किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा टॉपिक रहेगा अपुष्पोद्भिद। ठीक है, तो यहां से डालते लिखते चलना है, अपुष्पोद्भिद। इसमें आते हैं ऐसे पादप, डेफिनेशन बनेगा ऐसे पादप जिनके अंदर बीज, ठीक है, जिसके अंदर बीज, ऐसे पादप जिनके अंदर बीज, पुष्प अनुपस्थित होते हैं, अपुष्पोद्भिद को और क्या बोलते हैं? ब्रैकेट में क्रिप्टोगैमी, CRYPTO, क्रिप्टो GAMAE, क्रिप्टोगैमी कहते हैं। ठीक है, ऐसे पादप जिनके अंदर बीज, पुष्प अनुपस्थित होते हैं
अपुष्पोद्भिद कहलाते हैं। इन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया गया। इन्हें निम्न वर्गों में विभाजित किया गया। निम्न वर्गों में विभाजित किया गया। पहला क्या था? थैलोफाइटा। तो हेडिंग डाल दीजिए, पहला थैलोफाइटा। थैलोफाइटा लिखेंगे डेफिनेशन। तो ऊपर कर दिया जाए, फिर लिखा जाए डेफिनेशन। ठीक है, लिखेंगे यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह के पौधों में, यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। फिर अगला पॉइंट, इसके पौधों में जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। अर्थात नहीं पाए जाते हैं। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता। इनमें संवहन उत्तक नहीं होता। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। ठीक है, ऐसे पादप जिनके अंदर बीज पुष्प अनुपस्थित होते हैं अपुष्पोद्भिद कहलाते हैं। अपुष्पोद्भिद को हमने भी उनको भी वर्गों में विभाजित किया। पहला थैलोफाइटा सबसे निम्न कोटि के, याद रखना, सबसे निम्न कोटि के पादप होते हैं और ये पादप जगत का सबसे बड़ा, इसमें ही सबसे ज्यादा आपको पौधे मिलेंगे। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। इसके पौधों में जड़, तना, पत्ती का अभाव यानी नहीं पाए जाते हैं। इसमें संवहन उत्तक भी नहीं होता। संवहन उत्तक किसे कहा जाता है? जो पौधों में जल और भोजन को ले जाने का काम करता है, उसे संवहन उत्तक कहते हैं। इसमें इसका अभाव होता है। इसमें क्या होगा? इसका अभाव होगा। क्लियर है? अब देखो, इसमें ना ही बीज बनेगा, तो इसके कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। ठीक है, इसमें बीज, चलो ना टिक करते चलते हैं। क्या क्या होता है पौधे में? टिक करते चला जाएगा। बीज, ठीक है, आगे पुष्प, आगे जड़, तना, पत्ती। खुद से भी आप लोग ऐसे बना के लिख लोगे, जड़, तना, पत्ती, संवहन उत्तक। ये सारी चीजें क्या होंगी? कट, अनुपस्थित, कट, इस तरीके से। आगे अब स्टार्ट करेंगे संवहन उत्तक। एक बार इसको समझ लिया जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। संवहन उत्तक की जानकारी होना जरूरी है, तभी आगे आपको समझ में आएगा। यहां तक समझ में आ गया ना? इसमें बीज नहीं होगा, इसमें पुष्प नहीं होगा, जड़, तना, पत्ती नहीं होगा, संवहन उत्तक होगा, और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज, निम्न कोटि का पौधा, सबसे निम्न कोटि के पादप। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे संवहन उत्तक। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए संवहन उत्तक। ठीक है, लिखेंगे फिर पादपों में दो प्रकार के संवहन उत्तक, पादपों में दो प्रकार के संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं। पादपों में दो प्रकार के संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं। कौन कौन सा?
पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। इन सब का काम भी लिख दिया जाए। जाइलम यह लिखेंगे जाइलम उत्तक, जाइलम उत्तक जड़ से जल और जाइलम उत्तक जल से जल और खनिज लवणों को अवशोषित, जाइलम उत्तक जड़ से जल और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक ले आने का काम, पौधों को अन्य भागों तक ले जाने का कार्य करते हैं, ले जाने का कार्य करते हैं। फ्लोएम, इसमें लिखेंगे फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को, फ्लोएम पत्तियों में बने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन को, फ्लोएम पत्तियों में बने प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पादप के संपूर्ण भाग, भोजन को पादप के संपूर्ण भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, देखो संवहन उत्तक, पादप में दो प्रकार के संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम उत्तक क्या करेगा, जो आपका जड़ है, जड़ क्या करता है, मिट्टी से जल को अवशोषित करता है, तो जड़ से पानी और खनिज लवण को वो पौधों के अन्य भागों तक लेकर जाएगा। फ्लोएम क्या करेगा, पत्ती में जो खाना बना है ना, उसको उठाएगा और उसको वहां से लेकर पादप के सभी भागों तक वो ले जाने का काम करेगा। जाइलम जल को पहुंचाएगा भागों तक और फ्लोएम फल यानी भोजन को पहुंचाएगा पौधों के संपूर्ण भाग तक। ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया है ना, ये दोनों आपका क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैलोफाइटा हमने कंप्लीट कर दिया। हमने स्टार्टिंग में बताया था थैलोफाइटा को तीन भागों में, शैवाल, कवक और लाइकेन, तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इन तीनों को भी पढ़ना होगा। तो आइए आगे डालेंगे हेडिंग। आगे हमारा रहेगा थैलोफाइटा को निम्न तीन वर्गों में विभक्त किया गया। थैलोफाइटा को निम्न तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला शैवाल, दूसरा कवक और तीसरा लाइक। तो अब हमको क्या स्टार्ट करना होगा, अब हमको स्टार्ट करना होगा क्या, हमें शैवाल स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हमारा क्या स्टार्ट होगा, हमारा शैवाल स्टार्ट होगा। ठीक है, हमने कहा कि थैलोफाइटा को तीन वर्गों में विभाजित किया गया, शैवाल, कवक और लाइकेन। तो अब शुरू करेंगे हम लोग शैवाल। तो हेडिंग डाल दीजिए शैवाल। ठीक है, आगे लिखेंगे शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन
ये ठीक है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, याद रखना, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। आगे लिखेंगे संवहन तंत्र। संवहन तंत्र यानी ब्रैकेट में जाइलम एवं फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं। आगे इनमें हरित लवक उपस्थित होता है। इनमें हरित लवक, इनमें हरित लवक उपस्थित होता है। इनमें हरित लवक उपस्थित होता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इनमें हरित लवक उपस्थित होता है, इसलिए ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं। ये कैसे होंगे, स्वपोषी, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। आगे अगला हेडिंग लिखेंगे, इसलिए, पेन चेंज करके, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, हमने कहा था जितने भी पादप होंगे उनमें क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति पाई जाएगी। ठीक है, तो आगे लिखेंगे ये यूकैरियोटिक होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं। आगे इनके केंद्रक के ऊपर दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है। इनके केंद्रक के ऊपर दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है। दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है। आगे इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की फिर आगे शैवाल जलीय पादप होते हैं। शैवाल जलीय पादप होते हैं तथा ये समुद्र तथा समुद्री तथा साधारण दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। जल में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे ये एक बियर का नाम सुनो, स्लोथ बियर।
स्लोथ बियर जानते हो, उसके ना शरीर पर भी पाए जाते हैं। ये बहुत आलसी बियर होता है, सोया रहता है। ये स्लोथ बियर के शरीर पर भी पाए जाते हैं। शरीर पर भी पाए जाते हैं। अब अगला हेडिंग सवालों का उपयोग। सवालों के उपयोग भी हैं, ठीक है। अगला हेडिंग डाल देंगे सवालों का उपयोग। पहला, ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा, भोजन के रूप में इनका उपयोग होता है। ठीक है। तीसरा, ये प्रोटीन युक्त होते हैं। ये प्रोटीन युक्त होते हैं। ये प्रोटीन युक्त होते हैं। चौथा, सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला सवाल कौन है? क्लोरेला। याद रखना, क्लोरेला। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला सवाल क्लोरेला है। क्लोरेला। कौन? क्लोरेला। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको क्लोरेला में देखने को मिलेगा। किसमें? क्लोरेला। ये सबसे ज्यादा। ठीक है। क्लोरेला नामक सवाल को अंतरिक्ष यानी कैबिन के होज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। याद रखना, आगे लिखेंगे क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं। ये इन्हें अपने हौज में उगाकर इनसे भोजन, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। इनसे प्रोटीन युक्त भोजन, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। सवाल आपका कंप्लीट। हमने थैलोफाइटा को कितने भागों में बांटा था? 3। सवाल, कवक और क्या था? लाइकेन। सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब सवाल के प्रकार भी है। ठीक है। अभी सवाल में हम लोग क्या पढ़े? सवाल के लक्षण, सवाल का उपयोग। अब पढ़ेंगे सवाल के प्रकार। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल का प्रकार। ठीक है। इससे एमसीक्यू, अरे यार तो माइक आज हमको ना परेशान कर रहा है। ठीक है ना, तो कल हम ना नया माइक लेकर आएंगे। चलिए, अगला हमारा क्या है? सवाल के प्रकार। आइए, अगला हेडिंग डालिए सवाल के पहला, हरे सवाल, ब्रैकेट में ग्रीन एल्गी। ठीक है। एग्जाम्पल लिखना। इनका खासियत क्या है? इनमें रंग वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है।
क्लोरोफिल, इनमें रंग वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हरे होते हैं। हरा सवाल, ठीक है, याद रखना, इसको ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इनमें कौन सा रंग, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए हरे रंग के दिखाई देंगे। दूसरा सेकंड निकालेंगे, लाल सवाल, हाँ, जिसे हम लोग रेड एल्गी कहते हैं। रेड एल्गी, इनमें रंग वर्णक, इनमें रंग वर्णक फाइको, फाइको इरिथ्रीन पाया जाता है। फाइको इरिथ्रीन पाया जाता है। ठीक है, फाइको इरिथ्रीन पाया जाता है। तीसरा पूरा सवाल, ब्रैकेट में ब्राउन एल्गी, लिखना, इनमें रंग वर्णक, इनमें रंग वर्णक फ्यूकोजेनिक, फ्यूकोजेंथीन पाया जाता है। फ्यूकोजेंथीन पाया जाता है। ठीक है, 3 हो गए, एक और बचा है, इसको भी ऊपर कर दो। चौथा लिख लेते हैं। चौथा नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्रैकेट में इसको क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, लिखेंगे। इनमें रंग वर्णक फाइकोसाइनिन, ठीक है, इनमें रंग वर्णक फाइकोसाइनिन पाया जाता है। फाइकोसाइनिन पाया जाता है। बोलो, यहां तक क्लियर? हमने बोला सवाल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ठीक है, कौन कौन सा? तो देखो 4 प्रकार के कौन कौन से थे सवाल के प्रकार। हरे सवाल, जिसको ग्रीन एल्गी कहा जाता है, इनमें रंग वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। लाल सवाल, जिसे रेड एल्गी कहते हैं, इनमें रंग वर्णक फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। तीसरा भूरा सवाल, इनमें रंग वर्णक फ्यूकोजेंथीन पाया जाता है। ठीक है, चौथा नील हरित सवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और इसमें रंग वर्णक फाइकोसाइनिन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? फाइकोसाइनिन पाया जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कवक। ठीक है, कवक के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, बिकॉज कवक इससे पहले वाले क्लास में हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, कवक के प्रकार चैप्टर नंबर 2 में हमने एकदम खल्लास कर दिया है। नहीं देखे हो तो जा करके देख लेना। बट इसमें भी थोड़ा सा हम लोग कवक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा बहुत कवक के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो चलो कवक को स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत, और उसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, है ना। कवक को आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हेडिंग डाल दो कवक। लिखेंगे ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। जीव, जीव होते, या आज तो ये माइक हमको एकदम उबिया दिया, है ना। चलो, जीव होते हैं, इसके केंद्रक पर दोहरा झिल्ली उपस्थित होता है। इसके केंद्रक पर दोहरा झिल्ली, इसके केंद्रक पर दोहरा झिल्ली उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित होता है।
तीसरा, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, इसमें हरित लवक नहीं होता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये अपने भोजन के लिए ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या दूसरे जीवों से, ये अपना भोजन दूसरे जीवों से या मरे हुए जीव जंतु एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना काफी। और लिखा जाए, एक पॉइंट और लिखते, 4 हो गया, एक पॉइंट और लिखा जाए। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, आगे लिखेंगे, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? काइटिन की। आगे लिखेंगे, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। आगे, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। मशरूम भी एक प्रकार का कवक है, मशरूम भी एक प्रकार का कवक है। आगे, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आगे, उपयोग लिख दिया जाए, कवक के उपयोग। अगला हेडिंग डाल दो, कवक के उपयोग। पहला, मशरूम जैसे अन्य कवकों का इस्तेमाल भोजन के रूप में किया जाता है। आगे लिखेंगे, मशरूम जैसे कवक का इस्तेमाल, ठीक है, मशरूम जैसे कवक का इस्तेमाल भोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे, कई सारे कवकों के द्वारा प्रतिजैविकों का भी
प्रतिजैविकों का भी निर्माण होता है। जैसे पेनिसिलियम, नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन बनता है। पेनिसिलिन बनता है। आगे लिखेंगे तीसरा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी द्वारा मानव खाद्य सामग्री ब्रेड का निर्माण होता है। और आगे लिखेंगे इसी का इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल करके, ठीक है, चौथा, इसका इस्तेमाल करके मनुष्य अल्कोहल को औद्योगिक मात्रा में तैयार करता है। अल्कोहल को औद्योगिक मात्रा में तैयार करता है। ये हो गया आपका ठीक है। ये क्या हो गया? कवक का उपयोग कंप्लीट। कवक का उपयोग हमने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे तीसरा, लाइकेन। ठीक है, अब हमारा क्या स्टार्ट होगा? लाइकेन। बताओ क्लियर है सबको यहाँ तक? लाइकेन शुरू किया जाए। लाइकेन देखो भैया इंपॉर्टेंट है ना, लाइकेन इंपॉर्टेंट है। तीसरा शुरू करने वाले लाइकेन। एक बार पहले आप लोग यस मैम लिखो कि हाँ जी मैम, अभी तक में आपने जितना बताया वो हमको क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। अब आगे बढ़ना है, ठीक है। तो फटाफट एक बार क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिखो यस मैम क्लियर। आगे की तरफ बढ़िए, बढ़े ना, बोलो बढ़िए मैम। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं अब हम लाइकेन। क्या? लाइकेन। तो हेडिंग डालेंगे अब लाइकेन, लिखेंगे, पेन चेंज कर लिया जाए। लाइकेन, ठीक है, इसको नीचे रखते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम लिख लें। लाइकेन यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। दोनों से, ठीक है। लाइकेन किस चीज से? यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर लाइकेन, यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये दोनों आपस में सहजीवी संबंध बनाकर, ये दोनों आपस में सहजीवी संबंध बनाकर लाइकेन का निर्माण करते हैं।
निर्माण आगे शैवाल नहीं कवक, कवक, जल, खनिज लवण, खनिज लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है, आदि शैवाल को देता है, शैवाल को देता है तथा शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा तथा शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है, भोजन का निर्माण कर भोजन ठीक है, ये गया मेरा लाइकेन। भोजन का निर्माण कर कवक को भोजन प्रदान करती है, कवक को भोजन प्रदान करती है। कवक एवं शैवाल के बीच इसी तरह के संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं। आगे लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। ठीक है, यह वायु प्रदूषण अधिक वाले स्थान पर नहीं उगते, अधिक वाले स्थान पर नहीं उगते। ठीक है, याद रखना, जहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होगा ना, वहां पर ये उगेंगे नहीं। इससे पता चल जाता है कि कहाँ का वायु प्रदूषण ज्यादा गंदा है, ठीक है, कहाँ का वायु ज्यादा प्रदूषित है। इसका इस्तेमाल सूचक के रूप में, अम्ल क्षार सूचक के रूप में भी किया जाता है। आगे डालेंगे इसका उपयोग, ठीक है, नीचे करके लिखते हैं। इसका उपयोग अम्ल क्षार को पहचानने में, ठीक है, इसका उपयोग अम्ल क्षार को पहचानने में सूचक के रूप में किया जाता है, सूचक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे यह अम्लीय माध्यम में अपने रंग को नीला कर देती है, यह अम्लीय माध्यम में अपने रंग को लाल कर देगी। वहीं क्षारीय माध्यम में नीला, इसलिए इसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं, इसलिए इसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे
पेड़ों की छाल पर उगने वाले, ठीक है इसको ऐसे कर दो। अब लिखिए अगला, पेड़ों की छाल पर, पेड़ों की छाल पर, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को, उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहते हैं, कार्टिकोल्स कहते हैं। तथा खाली चट्टानों पर, तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को, उगने वाले लाइकेन को, लाइकेन को सेक्सिकोल कहते हैं, सेक्सिकोल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब देखो लाइकन के बारे में कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट है। पहला जो हम पहले लिखवा चुके हैं उसी को लिख रहे हैं। इसका प्रयोगशाला में प्रयोग, इसका प्रयोगशाला में, इसका प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार को पहचानने में, इसका प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार को पहचानने में, पहचानने में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे दूसरा, लोबेरिया, इरेवेनिया, रेमेनीला आदि लाइकेन का उपयोग, आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है, इत्र बनाने में, इत्र बनाने में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, लेबेरिया, इरेबेनिया, रेमेनीला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। अगला, परमेलिया, परमेलिया सेक्सटिलिस, सेक्सटिलिस का उपयोग, टिलिस क्या लिखा हमने, परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग, उपयोग मिर्गी का दवा बनाने में किया जाता है, मिर्गी का दवा, मिर्गी का दवा बनाने में, बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये लाइकेन भी हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, उपयोग भी हमने लिख दिया। ठीक है, इसका उपयोग वायु प्रदूषक सब उपयोग में डाल देना, ढेर सारा हो जाएगा। लाइकेन कंप्लीट। हमने कहा कि जितने भी हमारे पादप है, ठीक है, पादप जगत को दो भागों में बांटा गया, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। फिर हमने कहा अपुष्पोद्भिद को तीन भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर हमने कहा थैलोफाइटा को तीन वर्गों में विभाजित किया गया, शैवाल, कवक और लाइकेन। हमने देखो अब तक में क्या क्या कंप्लीट कर दिया, एक बार देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो चुके। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके उन्हें पहले स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा, आ जाओ, हमने इसमें से कौन कौन सा अपुष्पोद्भिद कंप्लीट कर दिया, थैलोफाइटा कंप्लीट कर दिया, फिर शैवाल कंप्लीट हो गया, कवक कंप्लीट हो गया, लाइकेन कंप्लीट हो गया। अब क्या स्टार्ट करने वाले, ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब हमारा न्यू हेडिंग स्टार्ट होगा ब्रायोफाइटा। आइए ब्रायोफाइटा को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा ब्रायोफाइटा, है ना। अब हम शुरू करने वाले हैं ब्रायोफाइटा। क्या तैयार है आप लोग? ठीक है, ब्रायोफाइटा के लिए तैयार हो? ठीक है, ये सबसे सरल स्थलीय पादप होते हैं, ये जल थल दोनों में पाए जाते हैं, इनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। बहुत सारी चीजें इनके बारे में, ठीक है, ब्रायोफाइटा के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए
स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा। इनमें आने वाले पौधे जल एवं थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह होता है। सरल स्थलीय पौधों का समूह होता है। ठीक है, यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह होता है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित होती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे इनमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। ठीक है, इनमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का क्या होता है? पूर्णतः अभाव होता है। ये आपको याद रखना है। इसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे? पूरी तरीके से गायब, खत्म। ठीक है, खत्म होंगे। बीज नहीं होगा, पुष्प नहीं होंगे, इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाएगा, अविकसित होगा। क्या क्या आगे लिखेंगे? इनमें बीज नहीं बनेगा, पुष्प अनुपस्थित होते हैं। आगे इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता। ठीक है, इनमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इनमें बीज नहीं बनेगा, पुष्प अनुपस्थित होते हैं। इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता। इनमें संवहन उत्तक अनुपस्थित होते हैं। इनमें संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम पूर्णतः अनुपस्थित होता है। ठीक है,
इनमें संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम क्या होगा, पूर्णतः अनुपस्थित होगा। यहां तक आपका क्या हो चुका, क्लियर। ठीक है, ब्रायोफाइटा हमने क्या किया, कंप्लीट। इन्हें उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये जल और थल कहाँ मिलेंगे, दोनों जगहों पर मिलेंगे। ठीक है, उदाहरण में याद रखना, मोसेस, हॉर्नवर्ट, उदाहरण इसका डाल लो। उदाहरण मोसेस तथा हॉर्नवर्ट आदि। ठीक है, ये आपका कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट हो गया। बोलो क्लियर है, हॉर्नवर्ट, हॉर्नवर्ट आदि। ठीक है, अब जाकर ये आपका डन हो गया, ये आपका डन। बोलो यहां तक सभी को क्लियर है क्या, जितने लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर। ब्रायोफाइटा भी भैया कंप्लीट हो चुका है ना, ब्रायोफाइटा भी लगभग कंप्लीट हो चुका। थोड़ा सा और लिखना है, आइए इनके बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स और लिख लेते हैं। जैसे एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ब्रायोफाइटा पौधों में, ब्रायोफाइटा पौधे में, ब्रायोफाइटा में पौधे राइजोड, राइजोड का मतलब होता है झूठी जड़ें, झूठी जड़ें। ठीक है, ब्रैकेट में राइजोइड्स, इसको इंग्लिश में राइजोइड्स कहा जाता है। राइजोइड्स के द्वारा मिट्टी से जुड़ी होती है, के द्वारा मिट्टी से आगे लिखेंगे, इसी के द्वारा यह पानी, इसी के द्वारा यह पानी अवशोषित करती हैं, यह पानी अवशोषित करती हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे स्फेगनम नामक मॉस, आगे स्फेगनम, स्फेगनम नामक मॉस अपने अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी, 18 गुना अधिक पानी सोखने का क्षमता रखता है, सोखने का क्षमता रखता है। आगे, इसलिए माली, इसलिए माली इसका उपयोग, इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करता है, सूखने से बचाने के लिए, सूखने से बचाने के लिए करता है। आगे, स्फेगनम मॉस का उपयोग, स्फेगनम मॉस का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है, रूप में भी किया जाता है। ठीक है,
और इस तरीके से आपका ब्रायोफाइटा पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ब्रायोफाइटा में आपका झूठा जड़, जिसको हम लोग राइजोइट्स कहते हैं, वो पाया जाएगा, जो क्या करता है, मिट्टी से जोड़ने का काम करेगा पौधे को। याद रखना, स्फेग्नम नामक एक मॉस है जिसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, माली करता है, पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते वक्त सूखने से बचाने के लिए, क्योंकि ये अपने वजन से 18 गुना अधिक क्या कर सकता है, पानी को अवशोषित करके रख सकता है। और जब माली को पौधा पानी देना होगा तो वो उससे क्या करता है, पानी को निकाल करके पौधे को दे देता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस बन सकता है कि हम एंटीसेप्टिक किससे बनाते हैं, तो आप बता सकते हो स्फेग्नम से बनाया जाता है। अब अगला स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होगा टेरिडोफाइटा, फिर हमारा पुष्पोद्भिदी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं टेरिडोफाइटा को। तो आइए स्टार्ट किया जाए टेरिडोफाइटा। लिखेंगे, इसको नीचे ला दिया जाए थोड़ा सा। यह अपुष्पोद्भिद वर्ग का उच्च पौधा है, उच्च वर्ग है। ये थैलोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा से विकसित होता है। ये थैलोफाइटा एवं ब्रायोफाइटा से थोड़ा विकसित होता है। आगे इस समूह के पौधे नमी, छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे इनमें बीज अनुपस्थित होगा, इनमें भी बीज नहीं बनता, इनमें भी बीज नहीं बनते। पुष्प अनुपस्थित होता है, इनमें जड़ तना तथा पत्ती पाए जाते हैं, परंतु पूर्ण विकसित नहीं होते। पाए जाते हैं परंतु पूर्ण विकसित नहीं। और इनकी एक खास चीज पता है क्या है, इनमें संवहन उत्तक पाया जाएगा। ठीक है, अभी तक में बाकियों में संवहन उत्तक किसी में नहीं था, लेकिन इसमें आपको संवहन उत्तक मिलेगा। ठीक है, तो अगला डाल देना, इनमें संवहन उत्तक पाया जाता है। इनमें संवहन उत्तक पाया जाता है। उदाहरण डालिएगा, फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स। और इस तरीके से अपुष्पोद्भिद यानी ऐसे पौधे, पादप जगत के वे सभी पौधे जिसमें क्या होगा,
पुष्प अनुपस्थित होगा, बीज नहीं बनेंगे, हम उनको अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत रखते हैं। और हमने उनके अंदर उनको 3 वर्गों में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन तीनों को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया। अब हमारा शुरू होने वाला है पुष्पोद्भिद। ठीक है, अब हमारा क्या स्टार्ट होगा? पुष्पोद्भिद पौधे। बताओ तैयार हो आप लोग? अब हमारा पुष्पोद्भिद स्टार्ट होने वाला है। यानी पुष्पोद्भिद का मतलब ऐसे पौधे जिनमें पुष्प बनेगा, जिनमें बीज पाया जाएगा, जो फल का निर्माण करेंगे, जिनमें जड़, तना, पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होगा, हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुष्पोद्भिद पौधा कहते हैं। क्या कहलाएगा? पुष्पोद्भिद पौधा कहलाएगा। बोलो क्या क्या सभी लोग तैयार है पुष्पोद्भिद के लिए? लगभग हर एक बच्चा तैयार है। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं पुष्पोद्भिद। अब हमारा क्या स्टार्ट होगा? पुष्पोद्भिद। तो लिखेंगे पादप जगत के, लिखेंगे पादप जगत के वे सभी पौधे, पादप जगत के वे सभी पौधे, सभी पौधे जो बीज का निर्माण करेंगे, जो बीज का निर्माण करेंगे, बीज का निर्माण करेंगे, तथा जिनमें जड़, तना, पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होगा, जिनमें जड़, तना तथा पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होगा, पुष्पोद्भिद कहलाएगा। पुष्पोद्भिद कहलाएगा। पुष्पोद्भिद कहलाएगा। इनमें आने वाले पौधों में पुष्प भी पाया जाएगा, पुष्प भी पाया जाएगा, और ये आगे चलकर फल का भी निर्माण करेंगे, और ये आगे चलकर फल का निर्माण करेंगे, फल का निर्माण करेंगे। ठीक है, आगे इसमें सभी उच्च कोटि के पौधे आएंगे। इसमें सभी उच्च कोटि के पौधे, उच्च कोटि के पौधे आएंगे। ठीक है, इसमें सभी उच्च कोटि के पौधे आएंगे। ये आपको याद रखना है। पुष्पोद्भिद पादप जगत के वे सभी पौधे जो बीज का निर्माण करेंगे तथा जिनमें जड़, तना, पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होगा, पुष्पोद्भिद कहलाएगा। इनमें आने वाले पौधों में पुष्प भी पाया जाएगा, और ये आगे चलकर फल का निर्माण करेंगे। इसमें सभी उच्च कोटि के पौधे आएंगे। ये लैंगिक जनन करते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। इनमें लैंगिक जनन होगा, इनमें लैंगिक एवं कायिक जनन होता है। इनमें लैंगिक एवं कायिक जनन होगा, इनमें लैंगिक एवं कायिक जनन होगा। इनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। इनको दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला अनावृत बीजी पौधे, और दूसरा आवृत बीजी पौधे।
आवृतबीजी पौधे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनमें लैंगिक एवं कायिक जनन होगा। इनको दो भागों में विभक्त किया गया है, अनावृतबीजी पौधे और आवृतबीजी। अब एक एक करके स्टार्ट करना है। ठीक है, एक एक करके हमको स्टार्ट करना है। सबसे पहले अनावृतबीजी, जिनको नग्न बीजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला डाल देंगे अनावृतबीजी पौधे। अनावृतबीजी ब्रैकेट में नग्न बीजी, ठीक है, लिखेंगे। इनको जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इंग्लिश में। अब इसमें पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करते हैं। और सब नीचे ला दो ताकि जल्दी जल्दी लिख पाए। ठीक है, तो पहला डाल देंगे। हमें लग रहा है कलर चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, नग्न बीजी, नग्न बीजी का सबसे ऊंचा पौधा, नहीं, नग्न बीजी वे पौधे, नग्न बीजी में वे पौधे आते हैं, नग्न बीजी में वे पौधे आते हैं, पौधे आते हैं जिनके बीज, जिनके अंदर बनने वाले बीज, जिनके अंदर बनने वाले बीज नग्न अवस्था में होंगे, नग्न अवस्था में होते हैं, अर्थात इनमें आवरण का निर्माण नहीं होता, अर्थात इनमें आवरण का निर्माण नहीं होगा, आवरण का निर्माण नहीं होता, इनमें, अर्थात इनमें आवरण नहीं पाया जाएगा, अर्थात इनमें आवरण नहीं पाया जाएगा। ये फल के अंदर, इनके बीज फल के अंदर उपस्थित नहीं होते। आगे, इनके बीज फल के अंदर उपस्थित नहीं होते। ठीक है, आगे, ये पौधे बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय एवं लंबे होते हैं, आगे, इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं, इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। ये मरुदभिद होते हैं, ठीक है। आगे और क्या लिख सकते हैं? नग्न बीजी का सबसे ऊंचा पौधा, नग्न बीजी का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस है, सिकोया सेम्परविरेंस इसी के अंतर्गत आता है, आगे, इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ वुड मतलब लकड़ी, इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं, कैलिफोर्निया कहते हैं।
ठीक है, सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा, सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा, सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा ज़ैमिया पिग्मिया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे पौधे? उदाहरण साइकस, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है, साइकस। थैंक यू। ठीक है, यहां तक तब तक आप लोग नोट करो फटाफट। इसका एग्जाम्पल याद रखना है साइकस। फिर आपका एक सबसे छोटा पौधा इसके अंतर्गत कौन आता है? आपका ज़ैमिया पिग्मिया। ठीक है, कौन सा है? ज़ैमिया। साइकस, ज़ैमिया पिग्मिया, ठीक है, साइकन भी होता है एक। ये सारे हो जाएंगे। क्लियर? बताओ यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक बार बोलो फटाफट। ठीक है, चीड़ का पेड़ भी इसी के अंतर्गत आता है। चीड़ का पेड़, ये सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल। ये सारे के सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल है। बताओ क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर? अब हम लोग देखेंगे नग्न बीजी का आर्थिक महत्व। इसका उपयोग क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, कहां कहां इसका उपयोग होता है? तो अगला हेडिंग हमारा होगा नग्न बीजी का आर्थिक महत्व। नग्न बीजी का आर्थिक महत्व लिखेंगे इसके अंतर्गत। पहला, भोजन के रूप में। आगे, साइकस के तनों से मंड मतलब स्टार्च। साइकस के तनों से मंड ब्रैकेट में स्टार्च निकालकर खाने वाला साबूदाने का निर्माण होता है। साबूदाने का निर्माण होता है। इसलिए साइकस को सागेपाम, इसलिए साइकस को सागेपाम भी कहते हैं। साइकस को सागेपाम भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला इसका उपयोग भोजन के रूप में। दूसरा, लकड़ी प्राप्त करने में। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालेंगे लकड़ी प्राप्त करने में। चलो इसी से डालते हैं, लकड़ी प्राप्त करने में। ठीक है, तो लिखेंगे चिड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी, लड़की लिख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो, लड़की आ रहा है। आदि की लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में किया जाता है। फर्नीचर बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्या क्या हो गया? भोजन हो गया, लकड़ी हो गया, दो हो चुका। अब तीसरा उपयोग लिख लेते हैं। ठीक है, तीसरा उपयोग यहीं पे डालते हैं हेडिंग। थर्ड उपयोग आपका वाष्पीय तेल। लिखेंगे चिड़ के पेड़ से तारपीन का तेल तथा देवदार की लकड़ी से सेट्स तेल मिलता है। चौथा डाल देना टेनिन।
टेनिन। आगे लिखेंगे चमड़ा, चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में काम आता है, काम आता है। पांचवा डाल देंगे रेजिन। पांचवा रेजिन लिखेंगे कुछ शंकु पौधे से रेजिन निकाला जाता है। कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। पेंट आदि बनाने में होता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। ठीक है, ये आपका पूरा अनावृत बीजी पौधे कंप्लीट हो चुके। अब हम शुरू करेंगे आवृत बीजी पौधे, यानी ऐसे पौधे जिनमें बीज बनेगा, वो भी कैसे, फल के अंदर। तब तक कमेंट बताओ क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ क्लियर है। यहाँ तक फटाफट खत्म करना है हम लोगों को, बस थोड़ा सा और बचा है। ठीक है, तो अगला हेडिंग डाल देंगे आवृत बीजी। अरे अगला हेडिंग आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। यह पादप जगत का सबसे उच्च वर्ग है। यह पादप जगत का सबसे उच्च वर्ग है। सबसे उच्च वर्ग है। ठीक है, यह पादप जगत का सबसे उच्च वर्ग है। इसमें आने वाले सभी पादपों में बीज पाया जाता है, जो आवरण से ढका होता है। इसमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। इसमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे इनमें पुष्प उपस्थित होता है। और इसी में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। ठीक है, इसी में क्या होगा, लैंगिक जनन की क्रिया होगी। ठीक है, और इसमें पूर्ण रूप से विकसित जड़, तना एवं पत्ती, इसमें पूर्ण रूप से विकसित जड़, तना एवं पत्ती पाया जाता है। ठीक है, इसमें पूर्ण रूप से विकसित जड़, तना एवं पत्ती पाया जाता है। आगे लिखेंगे, ये पेन चेंज कर लिया जाए। इनमें संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इनमें संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम
फ्लोएम पूर्ण रूप से विकसित होता है। इन्हें दो उप समूहों में बांटा गया है आगे, ठीक है, इन्हें दो उप समूहों में बांटा गया है, इन्हें दो उप समूहों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन लिख लिया जाए। पहला डाल दो एक बीजपत्री। ठीक है, लिखेंगे आवृत बीजी पौधों के वे पौधे जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र उपस्थित होता है, सिर्फ एक। ठीक है, जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र उपस्थित होता है, अर्थात जो दो भागों में, अर्थात जिसके बीज दो भागों में विभक्त नहीं होते, अर्थात जिसके बीज दो भागों में विभक्त नहीं होते। ठीक है, आवृत बीजी पौधों के वे पौधे जिनके बीज में सिर्फ एक बीज उपस्थित होता है, अर्थात जिसके बीज दो भागों में विभक्त नहीं होते, एक बीजपत्री पौधा कहलाता है। एक बीजपत्री पौधा कहलाता है। ठीक है, अब डाल दो द्विबीजपत्री। दूसरा द्विबीजपत्री, इसमें वे पौधे आते हैं जिनमें दो बीज पत्र उपस्थित होगा, जिनमें दो बीज पत्र उपस्थित होगा। ठीक है, इसमें वे पौधे आते हैं जिनमें दो बीज उपस्थित होगा, अर्थात जो दो भागों में विभक्त हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे। ठीक है, द्विबीजपत्री एग्जाम्पल दोनों का लिख देते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री का एग्जाम्पल, एक बीजपत्री, इसका एग्जाम्पल याद रखना है, गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, बांस, गन्ना, लहसुन, प्याज। गन्ना, लहसुन, प्याज, सुपारी। ठीक है, द्विबीजपत्री का भी कुछ एग्जाम्पल लिख लिया जाए। द्विबीजपत्री एग्जाम्पल याद रखिएगा, सरसों, गुड़हल, सूरजमुखी, मूली, नींबू, सेब, सलजम, संतरा आदि। और ये आपका पूरा चैप्टर A to Z चैप्टर क्या हो चुका? कंप्लीट। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर आपके सामने लाइव लिखकर क्या किया, एक एक चीज को समझा दिया।
आप लोगों के लिए पीडीएफ भी लेकर आए थे। आप चाहो तो इस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, पूरा चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा। शैवाल विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो याद रखना F.E. फ्रिटिस को, ठीक है। और भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, M.O.P. आयंगर को, ये आपको याद रखना, ठीक है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, पहले भी बताए हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है एल्कोलॉजी, और जो लोग इसका अध्ययन करते हैं उसको हम लोग एल्गोलॉजिस्ट या फिर फाइकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। शैवाल की उत्पत्ति कैम्ब्रियन काल में कब हुआ था, कैम्ब्रियन काल में लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, लैटिन भाषा से एल्गा, लैटिन भाषा के एल्गा से हुआ। और एल्गिस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लिनियस ने किया था, ठीक है। शैवाल एक बहुवचन शब्द है, एल्गा एक वचन शब्द है, ठीक है। एल्गा शब्द का अर्थ होता है समुद्री खरपतवार, समुद्र में पाए जाने वाले खरपतवार, ठीक है। शैवाल जल में पाए जाते हैं, स्थल में पाए जाते हैं, और ये असाधारण प्रकृति वाले स्थानों पर भी आपको मिल जाएंगे। पूरा चीज जलीय शैवाल कौन कौन से है, ठीक है, हर एक चीज पर हमने टॉपिक पूरा पॉइंट वाइज लिखकर आपको दिया है। आप चाहो तो इससे भी पूरी तरीके से अपना कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। पूरा आप क्या करोगे, अपना कंप्लीट कर लोगे। आवृत बीजी पादपों के लक्षण याद रखना, ये पादप अनेक प्रकार के वाता, जितने भी आवृत बीजी जिनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाएगा उनकी बात कर रहे। ये पादप अनेक प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, उदाहरण निम्फिया, लोटस, हाइड्रीला, वेलिस्नेरिया, वोल्फिया आदि पादप तालाबों एवं झीलों और लवणीय जल में पाए जाते हैं। कुछ अन्य पादप जैसे एट्रिप्लेक्स, स्पॉटिना आदि समूह के तटों के क्षारीय रेत पर उगते हैं, ठीक है। तो ये उसके कुछ लक्षण है जिनको आप बढ़िया तरीके से अगर पढ़ लेते हो तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। आप पीडीएफ लेकर एक बार जरूर पढ़ना, ताकि आपको हर एक चीज, जितनी चीजें हमने आपको बताई है वो क्लियर हो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमको क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। और फिर से एक बार आपको याद दिला दे, एक बार आपको बता देते हैं वापस से कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो देर मत करिए, फटाफट आपको क्या करना है, हमारे नंबर पे कॉल करके हमारे चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सिर्फ अगर आपको केवल बायोलॉजी का कंप्लीट तैयारी पूरे 1 साल तक आपको पढ़ाने वाले हैं सिर्फ 200 रुपए में। जो बच्चे भी बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उन बायोलॉजी के लिए बढ़िया टीचर ढूंढ रहे, बढ़िया मेंटोर ढूंढ रहे हैं, तो आपको बता दें आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर बायोलॉजी में जितना कंटेंट 11th-12th का हम देंगे वो कोई नहीं देगा। तो 11th-12th का हर स्टूडेंट छक्का लगाने को तैयार हो जाओ, बायोलॉजी का प्रिपरेशन निधि मैम के साथ। और आपको बता दें ये सफर बहुत ही ज्यादा इंटरटेनमेंट से भरा होगा, यानी केवल पढ़ाएंगे नहीं, हम रटवाते नहीं सिखाते हैं, हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, ये याद रखिएगा। हम लोग सीखेंगे, ऐसा नहीं कि हम पहले से बहुत तेज है, आपके साथ हमें भी सीखना है और आप हमसे सीखोगे। तो हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, मिलजुल कर मंजिल को तय करेंगे। आप हमको मेरे मंजिल तक पहुंचाइए, बदले में हम आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये हम दोनों के बीच का सहजीवी संबंध होगा, जैसे लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच में था। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से मोस्ट इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। कल मिलेंगे फिर से चैप्टर नंबर 4 के 1 शॉट के साथ, जहां पर इसी तरीके से एक वीडियो में इजी लैंग्वेज में हर एक चीज को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जस्ट क्लासेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।